गाइस, वेलकम टू कैम लर्न टी में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बारे में हुक्स लॉ के बारे में हमने देखा था, हुक्स रूल्स। देन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखने वाले हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होता है उसमें हम कैसे वाइब्रेशन मोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड AB2 टाइप के कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल होते हैं उसमें मोड्स कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि जो हमारे वाइब्रेशनल मॉलिक्यूल है यानी कि मॉलिक्यूल्स है वो कितनी टाइप के, उसका एक फार्मूला है। अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है अगर वो लीनियर है यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर उसका स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 3n-5, जहाँ पे n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी मैं ले लेता हूँ, जैसे कि CO2 है, ठीक है। तो उसमें आप देख सकते हो कि CO2 यानी कि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हुए उसमें 3। वैसे ही C6H5 देख लेता हूँ, तो C6H5 यानी कि 6 कार्बन 5 हाइड्रोजन यानी कि 11 हुआ, तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए 11। तो ऐसे ही n इक्वल टू नंबर ऑफ एटम होगा। ओके, तो अगर मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए 3n-5 होगा, और अगर नॉन लीनियर है यानी कि स्पेस में उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्पेस में चारों तरफ फैला होता है, 3D में होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। यानी कि जैसे कि पिरामिडल होता है, पिरामिड डाई पिरामिडल होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है तो वो नॉन लीनियर में आएगा। अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए फॉर्मूला है 3n-6। वो ये 2 चीज़ आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात याद रहनी चाहिए, क्योंकि कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि आपका जो कोई एक आपको मॉलिक्यूल दे देते हैं और उसको हम कहते हैं कि भाई वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करो, फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स फाइंड आउट करके दो। तो अगर फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने मोड्स है, तो उसके लिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि लीनियर है कि नॉन लीनियर सबसे पहले, और लीनियर है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, और नॉन लीनियर है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे कि CO2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो CO2 है यानी कि उसका जो फार्मूला कैसे होता है C+O, ऐसा फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि ये लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है। तो ये जो होता है यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। यानी कि स्ट्रेट लाइन में होता है, यानी कि लीनियर है यानी कि उसका जो फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड्स है उसका फार्मूला क्या होगा 3n-5। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3, 1 2 3, इसलिए n इक्वल टू 3 हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जो फार्मूला फाइंड आउट किया तो उसके ऊपर से 4 आया। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो CO2 मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 4 बैंड हमें फाइंड आउट हो गए, 4 बैंड प्रेजेंट हो गए। बैंड कैसे होते हैं, जैसे कि आपने मैं अभी आगे आपको सिखा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के ग्राफ होते हैं वो एक्चुअली ऐसे होते हैं, ऐसे। तो बैंड किसे कहते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो हमें यहाँ पे 4 बैंड देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही CO2 जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके 4 बैंड होते हैं। तो 4 बैंड यानी कि ये जो 4 पीक होते हैं ना, उससे हम बैंड कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही CO2 मॉलिक्यूल का जो ग्राफ होता है उसमें 4 बैंड प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल CH4 मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, तो CH4 है यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है CH ऐसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बाहर की साइड, ये अंदर की साइड, ऐसे हाइड्रोजन होते हैं। तो अभी ये तो लीनियर तो है नहीं, ठीक है, वो आपको बताया लीनियर नहीं है, यानी कि नॉन लीनियर हो गया वो।
नॉन लीनियर है तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा 3n-6। अब n इक्वल टू कितना होगा 1 2 3 4 5 या n इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एटम 5 है तो 3 × 5 - 6 इक्वल टू 9, यानी कि CH मॉलिक्यूल है उसमें टोटल 9 बैंड प्रेजेंट हो गए। 9 बैंड आपको देखने को मिलेंगे ऐसे। ओके, वैसे ही C6H6 मॉलिक्यूल है, बेंजीन है हमारे पास। बेंजीन में नंबर ऑफ एटम्स 12 हुए, नॉन लीनियर है वो आपको पता है, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला 3n-6, 3 × 12 - 6 इक्वल टू 30, यानी कि C6H6 है उसमें टोटल 30 बैंड प्रेजेंट हो गए। ओके, तो ये था आपका नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। उसके ऊपर से आप यहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपको खुद से फाइंड आउट करने हैं। NO2 है, SO4 है, HNO3 है, H2O है, उसके जो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड है वो आपको फाइंड आउट करना है और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। ये आंसर कंपलसरी देना है क्योंकि उसके ऊपर से आपको वाइब्रेशनल मोड फाइंड आउट करना पता चल जाएगा। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप सभी को एक्चुअली पता ही है, ठीक है, तो वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं पता चलता है तो मेरा सिमेट्री वाला पोर्शन देख लेना, सिमेट्री का जो सीरीज़ है वो देख लेना, उसके ऊपर से आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ये था वाइब्रेशनल मोड्स। देन उसके बाद हमने एक और चीज़ मैंने कही थी, ABT टाइप मॉलिक्यूल अगर होता है तो उसमें वाइब्रेशंस कैसे होते हैं, ठीक है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थियोरेटिकल पोर्शन ये वाला है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो उसमें AB2 टाइप यानी कि जैसे कि मेरे पास CO2 है, NO2 है, SO3 है, ठीक है, SO2 है, तो ये जो हुए वो हमारे AB2 टाइप के हुए। क्यों? क्योंकि उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 3 है, जैसे कि यहाँ पे एक ये और 2 ये। तो अगर मैं कार्बन को A मान लूँ तो ऑक्सीजन को B मान सकता हूँ, तो AB2 हो गया, ठीक है। इसलिए AB2 टाइप मॉलिक्यूल जितने भी है उसके वाइब्रेशंस कैसे होते हैं इसकी बात की है हमने, ठीक है। तो जो AB2 टाइप मॉलिक्यूल होते हैं उसमें टोटल 2 टाइप से वाइब्रेशंस हो सकते हैं, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग नाम ही बता रहा है, स्ट्रेचिंग एंड बेंडिंग। स्ट्रेचिंग किसे कहते हैं? जैसे कि मेरे पास कोई भी चीज़ होती है, अगर उसे मैं ऐसे स्ट्रेच करता हूँ, खींचता हूँ, तो इसे हम कहते हैं, खींचता हूँ उसे हम कहते हैं स्ट्रेचिंग। और बेंडिंग किसे कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, अगर उसे मैं ऐसे नीचे की साइड करता हूँ, ऊपर की साइड ऐसे करता हूँ, तो उसे हम कहते हैं बेंड, यानी कि बेंड करना, मोड़ना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ है, स्ट्रेचिंग और बेंडिंग। अब आप खुद ही देख लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक ये चीज़ है, अगर मैं उसे खींचता हूँ तो खींचने में मुझे ताकत ज़्यादा यूज़ होती है। यहाँ पे मैं ऐसे खींचता हूँ तो खींचने में ताकत मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। बट अगर मुझे बेंड करना हो तो ईज़िली बेंड कर सकता हूँ ऐसे, ठीक है, ईज़िली मैं इसे ऐसे बेंड कर सकता हूँ। तो एकदम सिंपल कॉमन सेंस है कि अगर मैं स्ट्रेचिंग और बेंडिंग में से अगर मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ तो उसमें मुझे एनर्जी ज़्यादा चाहिए एंड बेंडिंग में एनर्जी कम चाहिए। ये फंडामेंटल थोड़ा सा मूवमेंट है, वो आपको याद रखना है। स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो होता है उसमें सिंगल बॉन्ड कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि सिंगल बॉन्ड होता है तो आप स्ट्रेचिंग बेंडिंग अच्छी तरह से कर सकते हो। एंड ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होते हैं वो एक्चुअली कौन सी रेंज में फाइंड आउट होते हैं? वो होते हैं 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन के बीच में वो फाइंड आउट होते हैं। एंड ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो एक्चुअली 2 टाइप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं, यानी कि एक है सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग एंड दूसरा है अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग, अब ये दोनों क्या है वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिमेट्रिकल यानी कि सेम टू सेम, जैसे नाम बता रहा है सेम टू सेम, और अनसिमेट्रिकल यानी कि सेम नहीं है ऐसा, ठीक है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो AB2 टाइप की मॉलिक्यूल है, यानी कि ये वाला A है और ये दोनों B है,
ठीक है, यानी कि Ab2 हो गए और ये बीच में बॉन्ड है। कोई हमारा जो कोई भी मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि ये CO2 है, ये O2, ठीक है, सिर्फ मैंने अभी सिंगल बॉन्ड ड्रॉ किया है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो ऐसे लाइक अ स्प्रिंग होता है, ऐसे लाइक अ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग होती है यानी कि वो हम खींचेंगे तो स्ट्रेच होगी, ठीक है, बेंड भी इजीली हो सकती है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो लाइक अ स्प्रिंग होता है, ठीक है, ऐसे। तो हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल होता है Ab2 टाइप में, तो क्या होता है, यहाँ पे दो बॉन्ड प्रेजेंट है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक एटम ऑक्सीजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और कार्बन यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि एक मॉलिक्यूल जब बाहर की तरफ हम खींचेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसे है, ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है। तो अगर जब एक मॉलिक्यूल एक एटम बाहर की साइड स्ट्रेच होगा ऐसे, तो दूसरा जो एटम होगा वो भी साथ में स्ट्रेच होगा, ठीक है। जैसे ही एक एटम अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा तो उसी टाइम दूसरा भी अंदर की तरफ स्ट्रेच होगा, यानी कि एक ही टाइम में दोनों बाहर की साइड, एक ही टाइम में दोनों अंदर की साइड ऐसे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। अगर ऐसे स्ट्रेच होते हैं तो उससे हम सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर दोनों एक ही टाइम पे बाहर की साइड, दोनों एक ही टाइम के अंदर की साइड, तो उसे हम स्ट्रेचिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। बट अगर वही एटम है और एक टाइम पे ये जो एटम है वो अंदर की साइड और वही टाइम पे दूसरा है वो बाहर की साइड, यानी कि अगर ऐसे होता है, अगर ऐसे पर हमारे पास मॉलिक्यूल होता है तो एक बाहर की साइड, दूसरा अंदर की साइड, और जब सेकंड टाइम पे ये दूसरा अंदर की साइड तो एक बाहर की साइड, ऐसे। ऐसे होता है तो उसे हम असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे दोनों अलग अलग रिएक्शन कर रहा है, दोनों अलग अलग रिएक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसे हम असिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग कहते हैं, ठीक है। ये थी हमारी स्ट्रेचिंग की बात। अब बात करते हैं बेंडिंग की। बेंडिंग यानी कि बेंड करना, कोई भी मॉलिक्यूल होता है जो बॉन्ड होता है उसे हम बेंड करते हैं, उसके लिए बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, ये Ab2 टाइप ही हमारे पास, अगर ये बेंड करना है तो ऐसे बेंड कर सकता हूँ, ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं तो ऐसे बेंड कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। ये बेंडिंग हुआ तो वो मैं इजीली काम कर सकता हूँ ऐसे, तो बेंडिंग है। बेंडिंग जो वाइब्रेशन होते हैं उसका जो रीजन होता है वो किस रीजन में फाइंड आउट होते हैं, तो वो होता है 6.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोन। अब आप स्ट्रेचिंग का जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी थी, यानी कि उसका जो रीजन था वो कितना था वो भी आप देख लो, कि जैसे कि यहाँ पे 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, ठीक है, 15 माइक्रोन आउट रेंज, और यहाँ पे 20 माइक्रोन। अब 20 माइक्रोन यानी कि उसके जो वेव नंबर हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपको पता ही है कम ही आएगा, ठीक है। तो एनर्जी इतनी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं होती है, बट स्ट्रेचिंग में ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है। तो ये थी एनर्जी लेवल रीजन की बात करते हैं। अब बेंडिंग जो वाइब्रेशन होते हैं उसमें थोड़ी सी टाइप है, दो टाइप में बेंडिंग वाइब्रेशन हो सकते हैं, एक तो इन प्लेन एंड दूसरा है आउट प्लेन। इन प्लेन यानी कि कोई भी मेरे पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल यहाँ पे है, उसमें ये जो है वो प्लेन में है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन है, एक ऑक्सीजन ऊपर की साइड, एक ऑक्सीजन नीचे की साइड, ऐसा अगर होता है या दोनों ऊपर की साइड होता है तो यहाँ पे वो आउट ऑफ प्लेन कहते हैं। बट अगर कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, आप देखो ये प्लेन में ही है,
ठीक है। यहाँ से आप देखो तो भी प्लेन में ही है, तो अगर ये ऐसे प्लेन में होते हैं तो वो इन प्लेन कहते हैं उसे, ठीक है। तो वही हमें देखना है, जैसे कि अगर प्लेन में होते हैं तो दो टाइप हो सकती है, सीजरिंग हो सकती है, रॉकिंग हो सकती है। एंड अगर आउट ऑफ प्लेन होते हैं तो वैगिंग हो सकती है और ट्विस्टिंग हो सकती है, ठीक है। क्या होता है हम आगे देख लेते हैं। सबसे पहले इन प्लेन की बात करते हैं। अगर इन प्लेन में होता है तो उसमें सीजरिंग होगी और रॉकिंग होगी, दो होगी। सीजरिंग यानी कि हम कैंची की तरफ हम देखते हैं, कैंची ऐसे प्लेन में ही बात करेंगे ऐसे, ठीक है। ये कैंची की तरफ आप देखो, यहाँ पे एक ए एटम है, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, तो आप इजीली देख सकते हो कि कैसे काम हो रहा है, ठीक है। जब ये एटम है वो अंदर की साइड तरफ आ रहा है तो ये भी अंदर की साइड जा रहा है। ये दोनों, अगर ये एटम बाहर की साइड तरफ जा रहा है तो ये भी बाहर की तरफ जा रहा है, देखो, ठीक है। इसे हम कहते हैं सीजरिंग, यानी कि सीजर जैसे काम करना, ठीक है। ये प्लेन में ही काम होता है, प्लेन के बाहर काम नहीं होता है। अब देखो, अगर ऐसे हम देखें तब भी प्लेन अगर आपका यहाँ से है ऐसे, इजीली मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊँ तो ये आपका प्लेन है, ठीक है, ये आपका प्लेन है। अब यहाँ से आपका ये जो एटम है वो ऐसे एटम, ठीक है। अगर मैं यहाँ से ऐसे प्लेन रखता हूँ तो देखो, ऐसा प्लेन रखता हूँ तो ये जो कैंची की तरफ काम करता है, ये जो कैंची की तरफ काम करते हैं, ये प्लेन क्रॉस नहीं कर रहा है, देखो, ठीक है। ये प्लेन क्रॉस नहीं कर रहे हैं, दोनों अपनी जगह पे ही है, प्लेन में ही काम कर रहे हैं। अगर ऐसे प्लेन में क्रॉस हो जाते हैं तो उसे हम इन प्लेन नहीं कहते, आउट ऑफ प्लेन कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद है रॉकिंग। रॉकिंग में क्या होता है कि दोनों एक साथ में, बाहर की साइड, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड, ऐसे देखो, जैसे कि ये वाला देखो, यहाँ पे कार्बन एटम है, यहाँ पे ये प्लेन है, ठीक है। तो ऐसे होगा, देखो, आप देख सकते हो कि जब एक एटम है वो बाहर की साइड आता है तो दूसरा एटम अंदर की साइड आता है, जब दूसरा एटम अंदर की साइड आता है तो एक एटम बाहर की साइड जाता है, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं दैट मीन्स वो हुआ आपका रॉकिंग। अगर प्लेन में एक साथ में ही आगे पीछे हो रहे तो उसे हम कहते हैं सीजरिंग, ठीक है। ये प्लेन की बात हुई। इन प्लेन, आउट ऑफ प्लेन क्या होता है कि प्लेन के बाहर चले जाना, ठीक है, उसे हम आउट ऑफ प्लेन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको कहा, वैसे ये आपका ए एटम है, ये आपका बी एटम है, ठीक है, ये प्लेन है। तो जब भी काम होता है तो यहीं पे दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ये प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे ये प्लेन है। अब ये जब काम करेगा तो क्या करेगा, ऐसे करेगा, देखो, ऐसे ये प्लेन है ऐसे सब फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काम करेगा, यानी कि जब एक एटम प्लेन के नीचे की साइड जाता है तो दूसरा एटम नीचे की साइड रहता है, बट दूसरे टाइम एक प्लेन ऊपर की साइड जाता है तो दूसरा एटम भी प्लेन के ऊपर ही जाता है, ऐसे नीचे, दोनों नीचे, कुछ टाइम के बाद दोनों ऐसे ऊपर की साइड, ऐसे होता है। तो उसे हम कहते हैं वैगिंग। एंड ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग कैसे होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे सीजरिंग किया, उसका उल्टी पोजीशन कि दोनों एक साइड से बाहर जाएंगे, दोनों एक साइड से अंदर आएंगे, ऐसे देखो, दोनों एक साइड से बाहर और फिर से अंदर, यानी कि पूरा जो एटम होता है वो अल्टरनेट हो जाता है, ऐसे। यहाँ पे ये एटम है, ये बी, ठीक है, एक टाइम में ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा, ऐसे पूरा अल्टरनेट हो जाएगा, फिर से अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेंडिंग हो रहा है तो यहाँ पे
बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेंडिंग होता है तो बॉन्ड एंगल चेंज होता है, हो जाता है ऐसे। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी 90 डिग्री का एंगल है, सॉरी 60 का। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे ये ऊपर की तरफ आ रहा है, ये नीचे की तरफ जाता है, तो धीरे धीरे होके बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है और फिर से बॉन्ड एंगल वापस वैसे का वैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका ट्विस्टिंग। ओके, तो बेंडिंग और स्ट्रेचिंग आपको पता चल गई Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में। बट मैंने एक चीज़ नहीं बताई कि जैसे मैंने अभी कहा वैसे स्ट्रेचिंग होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे है तो यहाँ पे ऐसे बाहर निकलता है अंदर आता है, बाहर निकलता है तो अंदर आता है, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंज होने के कोई चांसेस नहीं है। बॉन्ड एंगल इतने के इतना ही रहता है। बट बेंडिंग होता है तो उसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है, जैसे कि सीजरिंग, ऐसे सीजरिंग होता है। ठीक है, तो उसमें बॉन्ड एंगल चेंज होने के चांसेस है, देख रहे हो। ठीक है, रॉकिंग होता है ऐसे तो भी चांसेस है, ड्रैगिंग होता है तो भी चांसेस है। यानी कि अगर बेंडिंग होता है मॉलिक्यूल में तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल चेंजेस हो जाता है, बट स्ट्रेचिंग में नहीं होता है। ठीक है, तो ये था Ab2 टाइप मॉलिक्यूल में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अगर स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।